हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाइथन विद सर जी। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था टाइप्स ऑफ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, जिसमें मैंने आपको बताए थे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बताए थे, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स बताए थे। मीन्स पोजिशनल को रिक्वायर्ड भी बोलते हैं। एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स वी हैव डिस्कस्ड विद द एग्जाम्पल। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इसके नोट्स भी बनाए होंगे। इसके बाद मैंने डिस्कस किया था आपसे स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन। तो मैंने आपको इसके लिए एक याद करने का तरीका बताया था, LEGB। L फॉर लोकल, स्कोप सबसे कम होगा। फिर आएगा आपका E, एनक्लोज्ड, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ग्लोबल, और ज़्यादा स्कोप होगा। और सबसे ज़्यादा स्कोप होता है जिसे हम कह सकते हैं ब्रॉड स्कोप इन पाइथन इज ऑफ बिल्ट इन कीवर्ड्स। जो पाइथन के रिजर्व वर्ड्स हैं उनका सबसे ज़्यादा स्कोप होता है। तो इसको कल हमने एग्जाम्पल से भी समझा था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसमें मैंने एक टैगलाइन भी बताई थी कि C++ में हमारा होता है ब्लॉक लेवल स्कोपिंग और पाइथन में होती है हमारी फंक्शन लेवल स्कोपिंग। तो अगर आपने अभी तक इसको नहीं समझा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे पिछले वीडियो देखें, तब इस वीडियो के ऊपर आएँ। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका स्कोप ऑफ वेरिएबल में ही थोड़ा सा और डिटेल में, जो कि हमारे CBSE एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, ड्राई रन करके उनका आउटपुट कैसे निकालना है। क्योंकि लैब में हो सकता है आपके पास कंप्यूटर्स हो, बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर द एक्सटर्नल एग्जाम ऑफ CBSE, देन यू हैव टू कैलकुलेट और यू हैव टू फाइंड द आउटपुट बाय योरसेल्फ ऑन अ पीस ऑफ पेपर, राइट। सो उसकी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ग्लोबल वेरिएबल, कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी शहर का चुनाव जीत जाते हैं और वहाँ पर आप नेताजी बन जाते हैं तो आपका जो स्कोप होगा वो पूरे शहर के अंदर होगा। जबकि अगर लोकल वेरिएबल की मैं बात करूं या लोकल स्कोप की बात करूं तो मैं बात कर सकता हूं एक छात्र नेता की, जो कि किसी एक कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव जीतकर नेता बन गए। तो उनका जो स्कोप होगा वो उस कॉलेज तक होगा। मगर जो शहर के लेवल का चुनाव जीतेंगे उनका जो स्कोप होगा, उन्हें हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी में उस शहर के सब लोग जानेंगे, यानी कि उनका स्कोप ज़्यादा होगा। तो ग्लोबल वेरिएबल को अगर एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए तो अब आप क्या लिखेंगे? अ ग्लोबल वेरिएबल इज वन विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एनी फंक्शन। मैंने आपको बताया था पीछे भी कि पाइथन के अंदर फंक्शन लेवल स्कोपिंग होती है। तो अगर जो वेरिएबल फंक्शन का पार्ट नहीं होगा वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होगा, राइट। अब हम बात करते हैं लोकल वेरिएबल की। तो जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, अ वेरिएबल विच इज अ पार्ट ऑफ अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल। तो किसी फंक्शन का अगर कोई वेरिएबल पार्ट होगा तो वो हमारा लोकल वेरिएबल होगा, राइट। और ग्लोबल वेरिएबल को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ऐसा वेरिएबल जो कि प्रोग्राम के मेन पार्ट में आपका डिक्लेयर किया जाए। अब आप कहेंगे साहब पाइथन में तो कोई मेन पार्ट होता ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूंगा अभी आगे चलकर कि मेन पाइथन में अंडरस्टूड होता है। कैसे अंडरस्टूड होता है वो अभी जब मैं एग्जाम्पल के ऊपर आऊँगा तब आपको समझ में आएगा। एंड वी डोंट नीड टू राइट मेन फंक्शन इन पाइथन प्रोग्राम्स बिकॉज इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड बाय द इंटरप्रेटर। नाउ वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। CBSE में क्वेश्चन आ जाता है, एक कोड दे देगा आपके सामने और कहेगा इसके अंदर आप लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स बताइए। और 2 नंबर का क्वेश्चन, जिसे मैं कहता हूँ फ्री के मार्क्स। जिसे कॉन्सेप्ट पता है वो 2 नंबर तुरंत पा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि भाई हम कैसे पहचानें। तो ग्लोबल वेरिएबल पहचानने के लिए आपको कोई इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? डेफिनेशन के अंदर, डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर अगर कोई वेरिएबल नहीं लिखा गया है वो ग्लोबल होगा, और फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल लिखे गए हैं वो सब
लोकल वेरिएबल्स होंगे। तो अब प्रोग्राम मेरा स्टार्ट हुआ p से, p इक्वल्स टू 100। अब कहाँ, क्या ये किसी फंक्शन डेफिनेशन का पार्ट है? नहीं है, तो 100 विल बी ग्लोबल। अब मैं बात करता हूँ डेफिनेशन के अंदर आया, एक डेफिनेशन लिखी है मैंने ऐड फंक्शन की। अब इसके अंदर 3 वेरिएबल आए, c, a एंड b। तो ये c, a, b या a, b, c तीनों आपके होंगे लोकल। अब मैं दोबारा डेफ के अंदर आया और अब जो दूसरा फंक्शन मेरा है वो है सब। इसके अंदर फिर मेरे 3 वेरिएबल्स हैं, z, x एंड y। अब चूंकि ये स्कोप के अंदर आ गए, फंक्शन की डेफिनेशन का पार्ट हो गए, तो ये वेरिएबल्स होंगे आपके लोकल। अब इस डेफिनेशन से जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि m एंड n देयर आर अनदर 2 वेरिएबल्स, m और n फिर 2 वेरिएबल मिले। क्या ये किसी फंक्शन का पार्ट है? नहीं है। नहीं है इसका मतलब इंटरप्रेटर इन्हें ग्लोबल मानेगा। आप समझ लीजिए, मेन, मैंने कहा ना आपको कि मेन का कैसे हम पता लगाएंगे पाइथन में, क्योंकि मेन फंक्शन तो हम डिक्लेयर ही नहीं करते। तो मेन फंक्शन का पता इसी तरीके से चल जाता है कि अगर कोई किसी ब्लॉक में नहीं है हमारा वेरिएबल तो वो मेन का पार्ट होगा। तो हियर m एंड n बोथ आर ग्लोबल वेरिएबल्स। तो अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आया तो मैं लिख दूंगा a, b, c, x, y एंड z आर लोकल वेरिएबल्स, p, m, n आर ग्लोबल वेरिएबल्स। तो इस तरीके से मुझे एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर साइंस में पाइथन जो सब्जेक्ट है, इसमें आपके 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं, बशर्ते कि आपका लिखने का तरीका अच्छा हो और दूसरा आप कॉन्सेप्ट आपको पता हो। इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, then you can surely get 100 out of 100 marks in this subject, right? Now coming to the next, now again we will understand the concept of local and global variables if we are going to print them, right? So हमें समझना पड़ेगा कि प्रोग्राम का कंट्रोल कैसे चलता है। तो पिछला वीडियो अगर आप मेरा देखेंगे तो मैंने आपको बता रखा है कि डेफिनेशन पार्ट कब तक मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, फंक्शन कॉल के बाद क्या होता है। तो अगर आप पुराना मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा, राइट? तो अब मैं एक एग्जाम्पल दूसरा मैंने लिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में क्या है वो आप देख लीजिए। एक डेफिनेशन कॉल हुई, राइट? और इस डेफिनेशन के अंदर जो फंक्शन मैंने बनाया वो डेमो नाम का फंक्शन बनाया। तो जैसे ही इंटरप्रेटर डेफ देखेगा वो क्या करेगा, इस ब्लॉक ऑफ कोड को छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन का कोड जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता है जब तक उसकी कॉल ना हो। तो डेमो का कॉल होना बहुत ज़रूरी है, राइट? वो क्या करेगा, इस ब्लॉक ऑफ कोड को छोड़ेगा और सीधा आएगा ए पर। अब बताओ, ए आपका लोकल वेरिएबल है ग्लोबल? ए आपका ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल क्यों है? क्योंकि ये मेन पार्ट में लिखा गया है, ये किसी फंक्शन का पार्ट नहीं है। तो मैं ये 2 आपके वो बना लेता हूँ, एक लिख लेता हूँ g और एक लिख लेता हूँ l। जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे उनको इधर डिक्लेयर करूँगा। फॉर एग्जांपल ग्लोबल वेरिएबल मेरा मिला a और उसकी वैल्यू है 10। तो मेमोरी लोकेशन पर एक a वेरिएबल के लिए एक मेमोरी एलोकेट होगी और उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। तो a इज़ 10। अब मिली प्रिंट कमांड। प्रिंट कहाँ मिली? ये भी आपके मेन पार्ट में ही मिली प्रोग्राम के। प्रिंट a मीन्स हियर यू विल प्रिंट a। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10? a, that is 10. So a will be printed as 10. So your first output will be 10. Now after printing a we will come to next line, that is demo. This is the function call. और आपको पता है जैसे ही फंक्शन कॉल होगी ये कहाँ जाएगा, अपनी डेफिनेशन के पास। डेफिनेशन के पास गया, इसे पहला स्टेटमेंट क्या मिला, इसको a एक वेरिएबल मिला और उसकी वैल्यू हुई 5। अब a जो है वो किसी एक फंक्शन का पार्ट है तो वो तो लोकल होगा, यानी कि लोकल वाले सेक्शन में एक a वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू होगी 5, राइट? वैल्यू ऑफ a इज 5. नाउ यू विल प्रिंट a. When you will print a, it will search a in the local part, right? Because we are printing in the under the scope, or you can say we are printing inside the function definition, right? So here the value of a will be printed as 5. So next output of this program will be 5, and after printing a
it will come back to the place from where it was called। तो ये कहाँ से कॉल हुआ था? डेमो के थ्रू फंक्शन कॉल हुई थी। तो फंक्शन अपना काम निपटाने के बाद लौट कर आएगा अपने फंक्शन के पास, कहेगा साहब मैंने अपना काम कर दिया। डेमो कहेगा ठीक है अगली लाइन में जाओ। तो प्रोग्राम का कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आएगा और नेक्स्ट लाइन में हमें क्या मिलेगा? प्रिंट करो ए को। अब ये प्रिंट कहाँ लिखा गया है? ये अगेन मेन पार्ट में लिखा गया है। तो मेन में ढूंढा जाएगा साहब ग्लोबल वेरिएबल ए है, बोले हाँ है, बोले उसकी वैल्यू कितनी है, बोले जी 10। तो पाइथन क्या करेगा? ए को प्रिंट कर देगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 10। तो यहाँ पर आपका पहला आउटपुट आएगा 10, दूसरा आएगा 5 और तीसरा आएगा 10। सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया। अगर आप डायरेक्ट मेरी स्लाइड देखेंगे तो इसमें मैंने सीक्वेंस लिख भी रखे हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा और थर्ड स्टेप क्या होगा। राइट, होप आपको समझ में आ रहा होगा। और स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, again we are having the concept of local and global, right? So in this program, first of all the interpreter will come to def keyword because this is the first line of the program. After seeing def वो सोचेगा भाई ये तो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, जब तक इसकी कॉल नहीं होगी यहाँ तक हमें नहीं आना। तो ये पूरे ब्लॉक को छोड़ देगा, डेफिनेशन पार्ट को, और सीधा आएगा ए के ऊपर। तो ए हमारा कहाँ लिखा गया? ए हमारा लिखा गया है मेन में। अब मेन में लिखा गया है इसका मतलब ग्लोबल सेक्शन। ग्लोबल में हमारा एक ए वेरिएबल डिक्लेयर होगा और वो रेफरेंस करेगा वैल्यू 10 को किसी एक मेमोरी लोकेशन पर। अब हमने कहा प्रिंट ए। अब जैसे ही प्रिंट ए कहा तो क्या होगा? प्रिंट कहाँ लिखा हमने? प्रोग्राम के मेन पार्ट में। तो ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10। 10 विल बी प्रिंटेड। प्रिंट करने के बाद कंट्रोल आया नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में हमें डेमो फंक्शन मिला। जैसे ही डेमो फंक्शन मिला इट विल गो टू इट्स डेफिनेशन पार्ट। डेफिनेशन के पास जाने के बाद अब आपने देखा एक कीवर्ड मिला। कीवर्ड इज ग्लोबल और ये कह रहा है ग्लोबल ए, यानी कि फंक्शन के अंदर ग्लोबल ए का मतलब होता है कि भाई अब इस फंक्शन के अंदर जो ए होगा वो आपका पब्लिक होगा, ग्लोबल। अब इस वेरिएबल को हम लोकल ट्रीट नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे? ग्लोबल करेंगे। जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि अगर शहर का हम चुनाव जीत गए तो हमें सब लोग पहचानेंगे। भाई अगर छात्र नेता को, जो कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हैं, उन्हीं को हमने अगर शहर का नेता बना दिया तो उन्हें भी तो सब लोग पहचानेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या काम करा? फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल था ग्लोबल कीवर्ड लगाकर उसको ग्लोबल बना दिया, यानी कि उसकी पावर बढ़ा दी। अब पावर बढ़ने के बाद क्या होगा? अब ये आपका ग्लोबल, अब जो ये ए होगा, जो हमने ग्लोबल ए 10 डिक्लेयर किया था, उसी में चेंजेस करेगा। अब क्या होगा? नेक्स्ट वैल्यू क्या आई आपकी? 5। अब ये 5 किसको रिप्लेस करेगा? क्योंकि ए ग्लोबल है फंक्शन के अंदर, तो ये ग्लोबल वाली वैल्यू जो 10 थी उसे रिप्लेस करके कर देगा 5। नाउ प्रिंट ए। अब प्रिंट क्या होगा? ए कौन सा? जो अभी हमने वैल्यू प्लेस की थी ए की 5। नाउ द नेक्स्ट आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी 5। प्रिंट करने के बाद ये लौट के कहाँ आएगा? जहां से इसे फंक्शन कॉल हुई थी, फंक्शन कॉल के पास आएगा। फंक्शन कॉल से कहेगा साहब आई हैव कंप्लीटेड माय टास्क। तो ये कहेगा फंक्शन कॉल जाओ भाई नेक्स्ट लाइन में जाओ। कंट्रोल प्रोग्राम का नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा और ये नेक्स्ट लाइन प्रिंट कहाँ लिखा हुआ है हमारा? मेन में, प्रोग्राम के मेन पार्ट में लिखा हुआ है। और ये भी ए को प्रिंट करने के लिए कह रहा है। तो मेन पार्ट में क्या होता है हमारा? ग्लोबल वेरिएबल। तो ए ग्लोबल क्या है हमारा? अब 5 है। अब कितना है? 5, क्योंकि 10 को हमने अंदर फंक्शन के अंदर ग्लोबल बनाकर चेंज करके 5 कर दिया था। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड देन third time print a statement will produce 5. So the output of this program will be 10, 5 and 5. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई है तो आप इस वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देख सकते हैं। वीडियो को बैक ले जाइए, इस प्रोग्राम को जहां से मैंने समझाना स्टार्ट किया है आप दोबारा देख सकते हैं। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट। हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की जिसको सीबीएसई ने 2022-23 के पेपर में पूछा था और ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का था। और
मेरे हिसाब से अगर आपने स्टेप्स मेरे सुन लिए होंगे, जो कि मैंने आपको पीछे फंक्शन कैसे काम करता है, कैसे प्रोग्राम का कंट्रोल फंक्शन के अंदर काम करता है, अगर आपने वो सीख लिया होगा तो इसमें आपके 4 में 4 नंबर आते, या फिर इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं ड्राई रन के थ्रू। तो होगा क्या, देखो सबसे पहले पाइथन का इंटरप्रेटर डेफ के ऊपर आएगा, समझ जाएगा यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, पूरे ब्लॉक को छोड़ देगा। नेक्स्ट उसे फिर डेफ मिलेगा, मीन्स फिर यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, पूरे ब्लॉक को छोड़ देगा। फिर नेक्स्ट लाइन में उसको फिर आपका डेफ मिलेगा, इट मीन्स फिर यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, पूरे ब्लॉक को छोड़ देगा। और अब आएगा वो प्रोग्राम के मेन पार्ट पर, यानी कि एन के ऊपर। नाउ ये एन कहाँ डिफाइन किया गया है? ये एन डिफाइन किया गया है प्रोग्राम के ग्लोबल वाले पार्ट में, ग्लोबल मतलब मेन वाले पार्ट में। तो ये जो एन होगा ये आपका होगा ग्लोबल। तो ग्लोबल को मैं जी से लिख देता हूँ ऊपर, और इस एन में जो वैल्यू स्टोर होगी वो होगी आपकी 10। नाउ द वैल्यू ऑफ एन इज 10। अब एन की वैल्यू जैसे ही हम 10 असाइन करेंगे, प्रोग्राम क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पर जाएगा और नेक्स्ट लाइन में उसे मिल जाएगा एक फंक्शन कॉल, और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट एन, मतलब जो एन की 10 वैल्यू है वो फंक्शन कॉल में पास हो जाएगी, और ये कहा जाएगा अपनी डेफिनेशन के पास। तो इसकी डेफिनेशन मिल गई, ये फन नाम मैच हो गया, ठीक है। एन की वैल्यू यहाँ पर 10 हो गई, राइट। अब क्या हुआ, इस फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल मिला एन, जिसकी वैल्यू है 200। तो अब क्या होगा, फन एन यानी कि फंक्शन FUN जो फंक्शन है उसके अंदर मुझे एक लोकल वेरिएबल मिला एन। लोकल क्यों होगा, क्योंकि इसका स्कोप केवल इस फन फंक्शन के अंदर तक ही होगा, इसके बाहर से इसको एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए मैंने फन लिखा और फन के अंदर एन की वैल्यू 200 कर दी, और मैं चला गया नेक्स्ट लाइन पर एन की वैल्यू 200 असाइन करने के बाद। नेक्स्ट लाइन गया तो मुझे नेक्स्ट फंक्शन कॉल मिल गई fun1। अब ये fun1 मिलते के साथ ही मैं कहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा जहाँ पर इसकी डेफिनेशन होगी। तो fun1 की डेफिनेशन कहाँ है, fun1 की डेफिनेशन ये रही। fun1 के अंदर क्या मिला इसको, n एक वेरिएबल फिर मिला जिसका स्कोप केवल fun1 के अंदर तक होगा, यानी कि एक fun1 नाम का मैं कॉपी पे अपने फंक्शन बना लूँगा, और उसके नीचे n लोकल में मैं कितने से असाइन कर दूंगा, 1000 से असाइन कर दूंगा। जैसे जैसे फंक्शन कॉल होती जा रही है, जैसे जैसे प्रोग्राम का कंट्रोल जा रहा है, हम वैसे वैसे अपने जो हमने सीखा है लर्निंग उसको अप्लाई कर रहे हैं। एन को हमने असाइन कर दिया 1000, और जैसे ही नेक्स्ट लाइन में गए तो fun2 एक तीसरी फंक्शन कॉल हो गई। अब fun2 कहाँ है, हम उसकी डेफिनेशन के पास गए साहब, ये पहुँच गए। पहुँचने के बाद हमने देखा कि पहले हमें मिल गया ग्लोबल एन। ग्लोबल एन का मतलब हुआ वो वेरिएबल जो कि आपका ग्लोबल हो। तो ग्लोबल एन कौन सा है, ये वाला जो हमें सबसे पहले मिला था, जिसकी वैल्यू है 10। अब ये कह रहा है प्रिंट कर दो एन को, एन कौन सा वाला, ग्लोबल वाला। मैंने आपको बताया था किसी फंक्शन के अंदर अगर हम ग्लोबल कीवर्ड लगा देते हैं तो वो वेरिएबल उसकी हमारी स्कोप बढ़ जाता है, उस वेरिएबल का स्कोप बढ़ जाता है जिसके साथ फंक्शन के अंदर ग्लोबल कीवर्ड लगा हुआ होता है। तो अब ये जो एन होगा इसका स्कोप बढ़ गया, कौन सा वाला हो गया, ये वाला हो गया आपका ग्लोबल वाला। ग्लोबल एन मीन्स जो मेन पार्ट में हमने असाइन किया था जिसकी वैल्यू 10 थी। अब जब हम प्रिंट करेंगे एन को तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 10 आउटपुट। क्यों, क्योंकि हम किसके पास हैं, अब ग्लोबल एन के पास है। एन को प्रिंट करने के बाद हमें नेक्स्ट लाइन में क्या मिला, एन इक्वल्स टू 100। कौन सा वाला एन, ग्लोबल वाला, जिसकी वैल्यू क्या थी 10। अब उसको क्या कर दो 100। तो अब ये 10 चेंज हो जाएगा और इस ग्लोबल एन की वैल्यू हो जाएगी 100। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने किया जैसे जैसे फंक्शन कॉल होती गई। अब एन को 100 करने के बाद फंक्शन की जो डेफिनेशन थी वो ख़त्म हो गई, fun2 डेफिनेशन का काम ख़त्म। तो अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब क्या होगा, fun2 को कहाँ से कॉल किया गया था, ये लौट कर आएगा अपनी फंक्शन कॉल के पास। ये आ गया वापस, मैंने अब कलर पिंक कर लिया जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। fun2 के बाद आया और इसको क्या मिला यहाँ पर, प्रिंट एन। अब प्रिंट एन कौन सा वाला, fun1 के अंदर वाला। तो fun1 के अंदर तो लोकल ही एन है, तो fun1 के अंदर क्या था, एन की वैल्यू 1000, यानी कि इस एन की जो वैल्यू होगी वो कितनी आउटपुट देगी, 1000, यानी कि आफ्टर 10 1000 विल बी प्रिंटेड। अब देखेंगे तो fun1 वाली डेफिनेशन का काम भी खत्म हो गया। लास्ट लाइन हमने एग्जीक्यूट कर ली प्रिंट एन की फॉर्म में,
और इस फंक्शन को कहाँ से कॉल हुआ था, इसकी फंक्शन कॉल थी ये fun1, तो ये यहाँ पर कंट्रोल वापस आएगा प्रोग्राम का। नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो इसे मिलेगा प्रिंट एन। प्रिंट एन किसका वाला, फन के अंदर वाला, जिसकी वैल्यू कितनी थी 200। तो 200 क्या है आपका, लोकल है, किसके अंदर, फन के अंदर। तो फन के अंदर एन की वैल्यू 200 है, तो जब हम प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा आपका, 200 विल बी प्रिंटेड। तो थर्ड आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी 200। अब फन फंक्शन का काम भी खत्म हो गया, तो लौट कर कहाँ आएगा, जहाँ से इसे कॉल किया गया था, अपनी फंक्शन कॉल के पास आएगा। फंक्शन कॉल के पास आया और सीधा गया नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में गया तो इसे मिला प्रिंट एन। प्रिंट एन कहाँ लिखा हुआ है, प्रोग्राम के मेन पार्ट में, किसी स्कोप का पार्ट नहीं है। प्रिंट एन किसका पार्ट है, मेन का पार्ट है, किसी फंक्शन का पार्ट नहीं है। तो ये कौन सी वैल्यू एक्सेस करेगा, ये वैल्यू एक्सेस करेगा जो ग्लोबल में है। ग्लोबल एन की वैल्यू अब कितनी है, 100। क्यों, क्योंकि ये चेंज हो चुकी है fun2 के अंदर। तो जब अब हम n को प्रिंट करेंगे तो लास्ट आउटपुट विल बी 100। सो फ्रॉम दिस प्रोग्राम फर्स्ट आउटपुट विल बी 10, देन 1000, देन 200 एंड देन 100। आपको करना क्या है, जो मैंने फंक्शन को आपको समझाया है उस फंक्शन की लर्निंग को केवल अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। आप करते जाइए, आपके प्रोग्राम में गलती नहीं होगी और आप एग्ज़ाम में 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलेंगे। और थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि भाई एग्ज़ाम में भी जब इस प्रोग्राम को सॉल्व करें तो पहले प्रोग्राम लिखें, उसके बाद उसका ड्राई रन करें। ड्राई रन जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, वेरिएबल की वैल्यूज़ कैसे चेंज हो रही है, कौन सा वेरिएबल का स्कोप किस फंक्शन के अंदर तक है, तो जो जिस तरीके से मैंने समझाया उसे हम कहते हैं ड्राई रन। क्योंकि ड्राई रन मतलब हमारे पास वहाँ पर कंप्यूटर नहीं होगा, तो हम अपने कॉपी पेन का यूज़ करके प्रोग्राम का आउटपुट निकालेंगे, इसलिए मैंने इसको बोला ड्राई रन। तो आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी ऑफ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स और फंक्शन पैरामीटर्स। इसको समझ लेते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि फंक्शन जब कॉल होती है तो उसके साथ हम कुछ वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। जैसे हमने a, b, a की वैल्यू थी 4, b की थी 5। तो अब क्या होगा, जब फंक्शन कॉल होगी तो वो अपने साथ उन आर्ग्यूमेंट्स को भी कैरी करेगा। अब मैंने कहा 4,5 हमने पास किया, हो सकता है मैं 4.5 और 5.0 पास कर दूं, यानी कि पहले मैंने इंटीजर पास किया, अब क्या किया मैंने, अब मैंने फ्लोट वैल्यू पास कर दी। हो सकता है कि मैं ट्यूपल पास कर दूं, ट्यूपल भी तो हमारा डेटा टाइप ही है। हो सकता है मैं लिस्ट को पास कर दूं, हो सकता है मैं डिक्शनरी को पास कर दूं फंक्शन कॉल के टाइम पर। तो ये जो मैं आपके पाइथन के डेटा टाइप्स को पास कर रहा हूं, तो एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूं, आपने पाइथन में पढ़ा होगा कि पाइथन के अंदर 2 टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं इम्यूटेबल और एक होते हैं म्यूटेबल। इम्यूटेबल क्या होते हैं, आपने देखा होगा स्कूल में, क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कितना भी समझा लो वो चेंज नहीं होते, उनकी वैल्यू, उनकी जो काम करने का तरीका है, शरारत, वो सेम रहती है। तो उन बच्चों को मैं कह सकता हूँ इम्यूटेबल। मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझा दो तो वो दोबारा जीवन में गलती नहीं करते, राइट। यानी कि जो उनकी पहले वैल्यू थी समझाने के बाद चेंज हो गई, उनको हम कहते हैं म्यूटेबल, राइट। तो पाइथन के जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके बिल्ट इन हैं, उनमें कुछ होते हैं म्यूटेबल और कुछ होते हैं आपके इम्यूटेबल। अब म्यूटेबल और इम्यूटेबल कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आप याद रखो LSD, L फॉर लिस्ट, S फॉर सेट एंड D फॉर डिक्शनरी। ये 3 जो डेटा टाइप हैं ये आपके होंगे म्यूटेबल, जिनको चेंज किया जा सकता है, डिक्लेयर करने के बाद भी चेंज किया जा सकता है। और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होंगे इनके अलावा जो भी आपको याद आए, इंट, फ्लोट, बूल, स्ट्रिंग, यूनिकोड, ट्यूपल, जितने भी बचे सब आपके होंगे इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि पाइथन हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। जो भी काम हम करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू करते हैं, राइट। तो ए को जो मैंने वेरिएबल बोला, तो ए को मैं कह सकता हूँ ऑब्जेक्ट है, राइट। तो अब तक जो हमने बात करी वो बात करी म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स की, जो कि हमने 11th में पढ़े थे। फिर भी मैंने आपको बता दिया, बिल्ट इन डेटा टाइप्स विच कैन बी चेंज्ड आफ्टर creation are called mutable and vice versa means those
ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड वंस डिक्लेयर्ड आर टर्म्ड एज इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, राइट। अब इनको हम फंक्शन की कॉल के साथ पास कर सकते हैं, राइट। तो अब म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी इन फंक्शन पैरामीटर की हम कैसे चेक कर सकते हैं, वी विल कम टू दी नेक्स्ट स्लाइड। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल I am taking a program in which I am just taking value in terms of integers, right? तो this is the first program. तो पाइथन का इंटरप्रेटर क्या करेगा, डेफ को देखेगा, सीधा कहाँ आ जाएगा, मेन पार्ट में आ जाएगा। एक ग्लोबल वेरिएबल मिलेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 20। द वैल्यू ऑफ ए विल बी 20 बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेन प्रोग्राम। तो जो हमें ऑब्जेक्ट मिला 20 वो हमारा होगा ग्लोबल। मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ जी। अब प्रिंट है, जैसे ही हम ए को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, प्रिंट भी कहाँ लिखा गया है, मेन पार्ट में। तो जो ए की वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा, डेट इज 20, राइट। अब इसके बाद प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में आएगा तो इसे डेमो एक फंक्शन कॉल मिलेगी। ये कहाँ जाएगा, इसकी डेफिनेशन के पास जाएगा। यहाँ पर एक वेरिएबल मिला डेमो के अंदर ए, यानी कि लोकल वेरिएबल मिला ए, और इसकी वैल्यू कितनी है 5। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल हमें अलग अलग करके चलने हैं। तो ए की वैल्यू हो गई 5, ए इक्वल्स टू ए प्लस 10। इसका मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब ए की वैल्यू जो 5 है उसमें 10 जोड़ दो और ए में ही उसको स्टोर कर दो। तो 10 प्लस 5 15, और कहाँ स्टोर हो गया ये, जहाँ पर ए था। तो ए मेरा था 5, वो अब चेंज हो गया 15 से। नाउ प्रिंट ए, लोकल वाला ए कितना है अब हमारा 15, तो 15 हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब क्या है, डेफिनेशन का काम खत्म हुआ तो इट विल कम टू कॉलिंग प्लेस, जहां से कॉल हुआ था वहीं पर वापस आया। वापस आने के बाद नेक्स्ट लाइन में गया, नेक्स्ट लाइन में फिर मिला प्रिंट ए। तो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ लिखा गया है, मेन पार्ट में। मेन पार्ट में मतलब किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, तो मतलब मेन का पार्ट है। तो जब हम इस ए को प्रिंट करेंगे तो मेन में हमारा ए कितना है 20, तो थर्ड आउटपुट विल बी 20। तो होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर आपने देखा कि ए की वैल्यू जो हमारी ग्लोबल थी और ए की वैल्यू जो लोकल थी, लोकल वाली लोकल से ही चेंज हुई, ग्लोबल में कोई भी चेंज नहीं आया। या हम कह सकते हैं इंटीजर की वैल्यू जो फंक्शन के अंदर थी वो चेंज होने के बाद उसका रिफ्लेक्शन हमारा मेन वाली जो ए की वैल्यू थी उस पर नहीं पड़ा। इसका मतलब ए की वैल्यू 5, 20 या 15 जो भी थी वो थी इंटीजर। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो हमने इंटीजर पास किया ये हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप है पाइथन का। क्यों इम्यूटेबल क्यों है, बिकॉज द चेंजेस विच वर मेड इनसाइड द फंक्शन डेफिनेशन दैट वर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द मेन पार्ट। जो डेफिनेशन के अंदर हमारे चेंजेस हुए, 5 का 15 हुआ, वो आपका चेंज a इक्वल्स टू 20 के ऊपर, जो कि ग्लोबल वेरिएबल था, उसके ऊपर नहीं पड़ा। इसका मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको एक बार क्रिएट कर दिया, क्रिएट करने के बाद उसमें जो भी हमने चेंजेस करा तो वो चेंजेस आपका मेन में नहीं दिखाई देता। और अगर हम चेंजेस करते हैं तो वो पुरानी वैल्यू को रिप्लेस कर देता है। जैसे कि लोकल में आपने देखा पहली वैल्यू थी 5, जब हमने 15 से रिप्लेस कर दिया तो लोकल वेरिएबल लोकल से चेंज हुआ और 5 ओवरराइट हो गई आपकी 15 से। तो ये कॉन्सेप्ट था इसका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। अगेन वी आर हैविंग अ डेफिनेशन, सेम डेमो फंक्शन वी आर हैविंग। नाउ दिस इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन, सो वी विल कम टू मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम आफ्टर स्किपिंग द स्कोप ऑफ दिस डेफिनेशन। तो ए हमें एक वेरिएबल मिला, तो ए कहाँ पर मिला, मेन पार्ट में। तो ए की जो होगा वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 20। अब जब हम प्रिंट करेंगे नेक्स्ट लाइन में तो ये प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ है, मेन का पार्ट है, मेन के अंदर स्टेटमेंट लिखा है। तो कौन सा वाला ए प्रिंट होगा 20। तो फर्स्ट आउटपुट विल बी 20। नाउ कमिंग टू दी फंक्शन कॉल डेट इज डेमो, और इसके अंदर मैंने 20 पास कर दिया। क्या पास कर दिया साहब, 20 पास कर दिया। तो डेमो फंक्शन जाएगा अपनी डेफिनेशन के पास और यहाँ पर जो ए मिला पैरामीटर उसकी वैल्यू कर देगा 20, राइट। अब क्या होगा, ए इक्वल्स टू ए प्लस 10। इसका मतलब होगा
ए में 20 + 10 करो और ए में ही स्टोर कर दो। तो ए की वैल्यू हम क्या लेकर आए थे, 20 लेकर आए थे फंक्शन कॉल के साथ। डेट 20 विल बी अलॉटेड ओवर हियर, 20 + 10 = 30, और जब हम ए को प्रिंट करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी 30। तो सेकंड आउटपुट हो गया 30। फंक्शन डेफिनेशन का काम खत्म हुआ, कहाँ लौट कर आएगा, जहाँ से इसको कॉल किया गया था। डेफिनेशन में सारा काम खत्म करने के बाद कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम कम्स बैक टू दी कॉलिंग प्लेस, यहाँ पर आया और नेक्स्ट लाइन पर चला गया। नेक्स्ट लाइन पर जाने के बाद क्या मिला, प्रिंट वैल्यू ऑफ ए, यानी कि ए दोबारा प्रिंट करना है। ये स्टेटमेंट कहाँ लिखा गया है, मेन के अंदर। मेन में ए की वैल्यू कितनी है, 20, तो अब कितना प्रिंट होगा, 20। तो थर्ड आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी 20। तो यहाँ पर भी हमने देख लिया कि इंटीजर वैल्यू अगर हम फंक्शन के थ्रू पास करते हैं तो उसमें जो चेंज होगा फंक्शन के अंदर वो आपका मेन पार्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। दैट्स वाई the immutable parameters cannot be changed, right? The changes done in immutable parameters under a function definition will not reflect in the main part of program. तो मुझे लग रहा है कि आपको अब समझ में आने लगा होगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। तो नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ म्यूटेबिलिटी की। म्यूटेबिलिटी मतलब चेंजेस की, कि अगर हमने मेन में कोई एक ऑब्जेक्ट लिया जो कि आपका म्यूटेबल है और अगर वो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर उसमें हम चेंजेस करेंगे तो वो हमें मेन में भी दिखने चाहिए, राइट? तो हमने क्या बताया था आपको, म्यूटेबल कौन कौन से बताए थे, लिस्ट, सेट एंड डिक्शनरी। तो इन तीनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिस्ट ले लेता हूँ, राइट? तो लिस्ट मैंने लिया। अब देखिए क्या होगा, मैंने एक फंक्शन फिर बनाया डेमो, उसकी डेफिनेशन लिखी। डेफ कीवर्ड देख के पाइथन का कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा, इंटरप्रेटर का, सीधा मेन प्रोग्राम के ऊपर आ जाएगा, मेन पार्ट के ऊपर आएगा। और यहाँ पर मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर की है जिसमें आपके 0 इंडेक्स पर 10 है। आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट हमारी इंडेक्सिंग के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। 1 इंडेक्स पर 20 है, 2 इंडेक्स पर 30 है और 3 इंडेक्स पर हमारा है 40, राइट? तो एक हमने लिस्ट डिक्लेयर कर ली जिसमें हमारे 4 एलिमेंट्स हैं, 0 इंडेक्स पर 10, 1 पर 20, 2 पर 30 एंड 3 इंडेक्स पर है 40। और अगर मैं इस लिस्ट की लेंथ निकालूं तो लेंथ आएगी इसकी 4। ये 11th क्लास का टॉपिक है जो आपने पढ़ा होगा, राइट? अब सबसे पहले मैंने मेन पार्ट में ही इसको लिस्ट 1 को प्रिंट करा। जैसे ही मैंने लिस्ट को प्रिंट किया तो मुझे क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी, 10, 20, 30 एंड 40, राइट? अब लिस्ट को प्रिंट करने के बाद जब मैं नेक्स्ट लाइन में आया तब मुझको डेमो फंक्शन मिल गया जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट मेरा पास हुआ लिस्ट 1, 10, 20, 30, 40, जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं। अब ये फंक्शन कॉल है तो ये कहाँ जाएगी, अपनी डेफिनेशन के पास जाएगी। तो ये अपने साथ आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में इस लिस्ट 1 को लेकर जाएगी जो कि अलॉट हो जाएगी किसको, माई लिस्ट को। तो मैंने आपको बताया था इम्यूटेबल में तो ओवरराइट होता है, मगर चूंकि लिस्ट हमारा क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। तो अब क्या होगा, पहले एक लिस्ट बनी थी जिसकी वैल्यू थी लिस्ट 1 जिसको रेफर कर रही थी, उसके अंदर वैल्यूज थी 10, 20, 30 एंड 40। अब क्या होगा, जैसे ही ये माई लिस्ट को असाइन होगी तो माई लिस्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा और वो भी किसको रेफर करेगा, वो भी रेफर करेगा जिसको लिस्ट 1 कर रही थी। दोनों एक ही लिस्ट को पॉइंट करेंगे। ये नीचे की साइड मैंने दिया हुआ है, इसको आप देखिएगा। अब क्या होगा, माई लिस्ट 0, माई लिस्ट 0 का मतलब है माई लिस्ट में जो 0 इंडेक्स पर है वो वैल्यू कितनी है, 10। उसमें आप क्या कर दीजिए, +10 कर दीजिए, माई लिस्ट 0 + 10। तो माई लिस्ट 0 में जो वैल्यू है 10 उसमें +10 कीजिए और कहाँ स्टोर कर दीजिए, माई लिस्ट के 0 इंडेक्स पर ही आप ऐड कर दीजिए। दोबारा देख लीजिए, माई लिस्ट 0 + 10 का मतलब है माई लिस्ट 0 पर कितना है, 10 एलिमेंट है, उसमें आप +10 कीजिए, वैल्यू हो गई 20 और उसको कहाँ स्टोर कर दीजिए, 0 इंडेक्स पर ही कर दीजिए। तो अब 0 इंडेक्स पर जो 10 वैल्यू थी वो 20 हो गई। प्रिंट कर दीजिए माई लिस्ट 1 को। तो माई लिस्ट 1 किसको फोकस कर रही है, इसी वाली लिस्ट को फोकस कर रही है। तो हमारी वैल्यू प्रिंट होगी 20, 20, 30 एंड 40, राइट? अब
डेफिनेशन के अंदर का काम खत्म हो गया, जो हमने फंक्शन बनाया था उसका काम खत्म। सो इट विल कम बैक टू इट्स कॉलिंग प्लेस। कॉलिंग प्लेस के पास आएगा और नेक्स्ट लाइन में जाएगा। नेक्स्ट लाइन में इसको क्या मिलेगा, प्रिंट लिस्ट 1। अब लिस्ट 1 किसको फोकस कर रहा है, वही लिस्ट माई लिस्ट जिसको हमने अभी प्रिंट किया था उसको ही लिस्ट 1 फोकस कर रहा है। तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी प्रिंट करने के बाद, 20, 20, 30 एंड 40। तो अगेन 20, 20, 30 एंड 40 विल बी प्रिंटेड, राइट। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी ऑफ फंक्शन पैरामीटर्स और फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। तो मैं आशा करूँगा कि जितना मैंने आपको अभी बताया वो आपकी समझ में आया होगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो भी अपने सुझाव हैं वो भी आप दें, ठीक है। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।